नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो 18 जून का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो हिंदी के प्रश्न थे वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा ताकि आपका जो परीक्षा का लेवल है वो आपको पता चल सके, किस तरीके के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको पता चल सके और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का पेपर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी आपको सामग्री मिलेगी, एक स्टडी गाइड मिलेगी और ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। तो महिला पुरुष की जो भर्ती आने वाली है तकरीबन आपकी 52,000, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इस किताब में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, जो आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। विषय सूची आपको मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे आपको, सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैथ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा और आपकी रीजनिंग की भी पूरी जानकारी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय भी पूरा दिया गया है, पुलिस का इतिहास क्या है, लोगो क्या है और कौन कौन से पद हैं, किस रैंक पर कौन सा पद आता है, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये एक उसी किताब का PDF है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर खरीदें। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में नया आयाम जुड़ेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको जरूर खरीदें और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे उनसे आज का ये आपका टॉपिक है और आपका 39 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या योग्यता, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है यह आपको पहचानना है। बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब भी पहचानने हो तो उनका वाक्य में प्रयोग करिए। इच्छा की जाती है तो स्त्रीलिंग हो गया, रक्षा की जाती है यह भी स्त्रीलिंग हो गया, योग्यता होती है तो ये भी क्या स्त्रीलिंग हो गया, राष्ट्र होता है, राष्ट्र महान होता है तो राष्ट्र महान है, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। लड़का, घोड़ा, प्राण, बधू। बताइएगा इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। लड़का के लिए लड़के होता है, ठीक है, घोड़ा के लिए घोड़े होता है, बधू के लिए बधुएं होता है, लेकिन प्राण सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है कि उनके प्राण उड़ गए या मेरे प्राण उनमें बसते हैं, तो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ने किस कारक का चिन्ह है। कर्ता का है कि कर्म का है कि करण का है, संप्रदान का है। देखिए कितने आसान प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, इस तरीके से पूरे आपको कारक चिन्ह याद होने चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है, कर्ता ने। क्या कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। घर है, आप है, पहाड़ है या नदी है। इनमें से सर्वनाम कौन सा है यह आपको बताना है। सर्वनाम कौन से होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो आप, तुम, मैं, वह, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। तो 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 42 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किसी किसी पेपर में हिंदी बहुत ही आसान पूछी गई थी यूपी पुलिस में, लेकिन इस बार थोड़ी सी कठिन आने की संभावना है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिए। निम्न में विशेषण कौन है। लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत। अब आपको पहचानना है कि विशेषण कौन है।
विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। क्या? विशेषता बताता है। तो विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण यहां पर बुढ़ापा हो जाएगा। क्या? बुढ़ापा, जीवन का बुढ़ापा, है ना, उम्र का बुढ़ापा। ये क्या है? बुढ़ापा, विशेषता बता रहा है उम्र की। अगला प्रश्न है आपका कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? गिरना, बोलना, सुनना या कहना। बताइएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? गिरना, बोलना, सुनना या कहना। 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी, सुनना। कि कोई और कार्य कर रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो क्रिया के प्रकार भी आपको पढ़ने होंगे परीक्षा को अच्छी से तैयारी करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, बाकी का काल क्या है? सामान्य वर्तमान है, या पूर्ण वर्तमान है, या संदिग्ध वर्तमान है, या संभाव्य वर्तमान है? यह आपको पहचानना है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, बाकी का काल क्या है। तो 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, पूर्ण वर्तमान। क्या? पूर्ण वर्तमान काल है ये। और आपको इससे पता चलता होगा कि आपको काल के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करने का सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि हम परीक्षा में किस तरीके के, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समझ सकें और लेवल क्या होता है उनका। क्लियर है आपको? तो ये देख रहे होंगे कि आपको क्या लेवल है, क्या तरीका है परीक्षा का पैटर्न का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में तद्भव शब्द है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या आशा। बताइएगा निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अचरज यहां पर तद्भव शब्द है। अंधकार, अंगरक्षक और आशा ये आपके तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका शीत का विलोम होगा? ठंड होगा, शीत होगा, कृष्ण होगा या उष्ण होगा। अगर आप ज्योग्राफी भी सही से पढ़ते हैं ना तो इसका बहुत ही आसानी से प्रयोग कर पा रहे होंगे, शब्द को समझ पा रहे होंगे। शीत कटबंधी होता है, उष्ण कटबंधी होता है। तो जो मौसम के प्रकार होते हैं, जलवायु के प्रकार होते हैं, उससे आप समझ सकते हैं यहां पर। तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा? शीत का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑप्शन, उष्ण कटबंधीय। जैसे मैंने इसको अभी ज्योग्राफी से रिलेट किया है। जब आप चीजों को एक दूसरे से रिलेट करने लगेंगे परीक्षा हाल में जाने से पहले, तो आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक पाएगा। आप हिंदी में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ आया, आपको हिस्ट्री का याद आ गया। आप हिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे हैं, आपको ज्योग्राफी का कुछ आया, आपको ज्योग्राफी याद आ गई। आप साइंस में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ रिलेटेड आया, आपने तुरंत ज्योग्राफी याद कर ली, तो समझ लीजिए आपको चीजें रट चुकी हैं। आपके दिमाग को इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि एक दूसरे से रिलेट कर रहा है इंफॉर्मेशन। ये पढ़ाई का सबसे अच्छा स्तर हो जाता है जब आप चीजों को एक दूसरे से रिलेट करने लगते हैं। तो इस तरीके की आपको पढ़ाई करनी होगी, हर टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करना आना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है आपका कर का अर्थ नहीं होता है? सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। बताइएगा सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो देखिए कर माने कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये आपने श्लोक सुना होगा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि हाथ के अग्र भाग पर कर आग्रे, है ना। तो कराग्रे, तो कर यहां पर हाथ तो होता है, किरण भी होता है ना, ठीक है, और टैक्स भी होता है। तो टैक्स नहीं होता कि कर तो आपका टैक्स कैसे जीएसटी होता है, आपका संपत्ति टैक्स होता है। और तो यहां पर सूर्य जो है वो कर का पर्यायवाची नहीं है या कर का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 में यहां पर बी लिखा है लेकिन ये गलत है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? सूर्य होगा यहां पर, क्या इसका उत्तर सूर्य होगा। अगला प्रश्न है आपका जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा? दुर्गम, दुर्लभ या अगम या सुलभ। बताइएगा जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुर्गम होता है जहां कठिनाई हो जाने में, ठीक है, और दुर्लभ हो जाएगा इसका उत्तर कि दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ होता है। अगला प्रश्न है आपका अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म हैं, कौन से हैं? वायु या अग्नि, अग्नि या वायु, हवा पानी या आग और पानी। बताइएगा अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म क्या हैं? 50 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। अगला प्रश्न है आपका पराजय में उपसर्ग है? पर, परा या जय। बताइएगा पराजय में उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, लगभग हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा।
तो पराजय में उपसर्ग क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, पराजय। परा धन जय। अगला प्रश्न है आपका कि लिखावट में प्रत्यय है आट या वट या अवट या आवट। बताइएगा लिखावट में प्रत्यय क्या है, 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। क्या डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आवट होगा। क्या आवट होगा। लिखावट में प्रत्यय क्या होगा, आवट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर सी लिखा है जो कि गलत है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि महोत्सव का संधि विच्छेद है महो धन उत्सव, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव, मां धन उत्सव। बताइएगा महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, 53 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, महाधन उत्सव। क्या महाधन उत्सव महोत्सव हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका मैंने घर जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था। बताइएगा मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, 54 का। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, मैंने नहीं होगा, यहां पर मुझे होगा। मुझे घर जाना था। अगला प्रश्न है आपका कि देशभक्ति में समास क्या है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास है। बताइएगा देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है देशभक्ति में। क्लियर है आपको। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर ए लिखा है जो कि गलत है, सी सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है, कर्तृ वाक्य है, कर्म वाक्य है या भाव वाक्य है या क्रिया वाक्य है। बताइएगा पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है, वाच्य होता है। यहां पर वाक्य लिखा है तो इसमें कर्म वाच्य होगा। क्या होगा, कर्म वाच्य होगा। यहां पर वाक्य लिखा है जिसको आप वाच्य कर लीजिएगा। ठीक है। 56 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर इसमें भी गलत लिखा है, बी ऑप्शन होगा, कर्म वाच्य होगा इस। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अवयव है प्राचीन, मोटा, गरीब या और। बताइएगा निम्नलिखित में से अवयव कौन सा है, 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 का आपका तो सही ऑप्शन है वो है डी। क्या डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये अवयव शब्द है, और, एवं, वा। अगला प्रश्न है आपका हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, निर्दोष होना। अगला प्रश्न है आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है या बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। बताइएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। 60 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शक्ति जिसके पास है उसका काम बन जाता है, यानी कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अगला प्रश्न है आपका वीर रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है, भय है, विस्मय है या उत्साह है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका डी ऑप्शन है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। और आज का आपका प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न में के रूप में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बताइएगा दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर है आपका 13, 13, 11, 13, 11। निम्न में कौन सा शब्दालंकार है। तो इसका सही उत्तर है आपका यमक। क्या यमक आपका शब्दालंकार होता है। उत्प्रेक्षक, रूपक, उपमा ये सब अर्थालंकार होते हैं। क्या ये अर्थालंकार होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। यमक यहाँ पर सी लिखा है लेकिन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से तालब ध्वनि कौन सी है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी होगी कि ध्वनि कहाँ कहाँ से आती है। बोल कर देखिए, जब जीभ आपके तालू में लगने लगे तो वो तालब ध्वनि का होता है। टा टा बोलेंगे, पा पा, श क। तो यहां पर कौन सी आपकी तालव्य हो जाएगी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टा। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, क, ग, घ, जा। बताइएगा निम्न में से कौन सा वर्ण आपका अघोष है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, का। ये अघोष होता है, बाकी सब सघोष है। क्लियर आपको। पहले दो वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं
और प्रत्येक पद में जो चरण होता है का खा गा, और जो बाद के 3 होते हैं वो आपके सघोष होते हैं। क्लियर है आपको? तो का खा ये आपके अघोष हैं, गा घा इंग्या ये आपके सघोष हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रचना शब्द आपका स्त्रीलिंग है। अगला ये जो आपका पैराग्राफ दिया गया है कि भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। तो 2018 में नहीं जीत पाए थे। अभी तो आपके निखिल चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ये तब का है। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार और उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। क्लियर आपको? तो प्रश्न है आपका कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहां पर आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियां या खेलों को राष्ट्रीय सम्मान। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है 67 का। तो 67 का इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है? बहुत ही आसान है। आपसी गुटबंदी होती, खिलाड़ियों की उपेक्षा होती, दोषपूर्ण नीतियां होती तो वो कैसे आगे निकल पाते? तो खेलों को राष्ट्र सम्मान मिला है इसलिए वो लोग आगे निकल पाए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते थे। अगला प्रश्न है आपका कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक या राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, खेलों का गिरता स्तर। अगला प्रश्न है आपका कि खेलों को गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम ऑप्शन आपके 2 प्रश्नों में रख दिए। थोड़े से समझदारी के साथ आप इन प्रश्नों को कर सकते थे। अगला प्रश्न है आपका खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, आपसी गुटबंदी होने से। अगला प्रश्न है आपका गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि। बताइएगा 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी। अगर राष्ट्र की उपलब्धियों में खेल को शामिल कर लिया गया होता तो उसका स्तर और अच्छा होता, लेकिन वर्तमान समय में खेल के लिए काफी ज्यादा सरकारें सजग हैं और काफी कार्य कर रही हैं। उसके परिणाम भी वैश्विक मंचों पर देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या महादेवी वर्मा है? तो इन सभी की रचनाएं आपको कम से कम 5 से 6 याद होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में 1 से 2 रचनाएं तो आपसे पूछी ही जाएंगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि गोदान किसका उपन्यास है? यशपाल शर्मा का है, प्रेमचंद्र का है, भीष्म साहिनी का है या अमरकांत का है? ये सभी भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये सभी लेखक, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। अगला प्रश्न है आपका कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। बताइएगा बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कबीरदास। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, मोहन राकेश हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या भीष्म शाहिनी है? बताइएगा अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? 75 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका 18 जून 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें आपने हिंदी से जुड़े हुए सभी प्रश्न देखे।
कुल 37 प्रश्न हिंदी के सिलेबस में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी होगी। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है, उनका पैटर्न क्या है। सभी प्रश्नों का स्तर लगभग आसान है। इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर आपका ये हुआ था, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए और आपकी बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आएगी। को नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, उसके बारे में आपको अलग से वीडियो दे दी गई है, उसे भी आप आई पर क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जरूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।